में हम अपने हीरोइन ये चिन को देखते हैं जो कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से नॉवल वर्ल्ड में आ जाती है और एक रिच सीईओ की वाइफ बन जाती है। और अभी वो मजे से हॉट बॉयज की वीडियोस देख रही होती है बुक में फोन रखकर और बोलती है कि इन हैंडसम लड़कों के एब्स और चेस्ट मसल कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी सर्वेंट चिल्लाते हुए उसके पास आती है कि बैड न्यूज है, कुछ बुरा हो गया है। वो जल्दी से फोन को बुक से छुपा देती है और मेड से पूछती है कि क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? शाओ फिर से प्रेग्नेंट हो गई है क्या? वो कहती है कि नहीं यंग मास्टर। वो कहती है कि क्या यंग मास्टर प्रेग्नेंट है? मेड कहती है कि नहीं मैडम, आपको हॉस्पिटल जाना होगा, आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें सुबह से कंटिन्यूसली कफ हो रहा है और आप तो उनकी सिचुएशन जानती ही हो ना। ये सुनकर वो सोचती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो 100 मिलियन की प्रॉपर्टी बिजनेस की मालिक मैं बन जाऊंगी। मेड को लगता है कि मैडम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, इसीलिए एक वर्ड भी नहीं बोल पा रही। वो चिन को कहती है कि मैडम आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। चिन रोने की एक्टिंग करती है और वहाँ से चली जाती है। मेड बोलती है कि अगर मैडम के हस्बैंड को कुछ हो गया तो ये उनके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगी। लेकिन वो साइड में जाकर सोचती है कि आज कितना अच्छा दिन है, मेरे बुरे दिन जल्द ही खत्म होने वाले हैं। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर हर तरफ पेशेंट और डॉक्टर हैं। वो सोच रही होती है कि अब मैं चीफ फैमिली की हेड बनने वाली हूँ और वो बताती है कि चीफ फैमिली में एक स्ट्रेंज जेनेटिक डाइजीज है। अगर चीफ फैमिली का कोई पर्सन एक बार बीमार पड़ जाए तो किसी भी कीमत पर वो 50 साल से ज्यादा जी नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैं एक रिच और ब्यूटीफुल विडो बन जाऊंगी, फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक्टिंग करनी होगी, कहीं उसे मेरे प्लान्स के बारे में पता न चल गया हो तो वो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मार देगा। इसीलिए वो अपनी आईज में एक मेडिसिन डालती है जिसकी वजह से उसे रोना आता है और वो चिल्लाते हुए हॉस्पिटल के रूम में एंटर कर जाती है। अब बेड के पास जाकर रोना शुरू कर देती है कि हस्बैंड तुम्हें क्या हो गया, अगर तुम हमेशा के लिए चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी। फिर वो देखती है कि बेड तो खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। हमारा हीरो साइड पर बैठकर अपने बिजनेस की फाइल देख रहा होता है और वो चिन की तरफ ऑकवर्ड लुक्स देखता है। चिन जल्दी से भागकर उसके पैरों में आकर बैठ जाती है। वो बोलती है कि हस्बैंड आपको क्या हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और वो जोर जोर से रोने लगती है और मन में सोच रही होती है कि थोड़ा वेट तो मैं कर ही सकती हूँ, उसके बाद बिजनेस प्रॉपर्टी पैसा सब मेरा होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी ग्रेव पर डांस करूंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये रैन उसकी सिली टॉक्स को सुन सकता है और वो हैरान होता है कि ये मुझे किस तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि ये पागल औरत तो कुछ भी नहीं बोल रही। वहीं पर चिन के मन में चल रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि मैंने ही गलत न्यूज सुन ली है, ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कुछ भी ना हुआ हो, कहीं ये यहाँ पर अपनी पाइल्स का ऑपरेशन कराने तो नहीं आया। ये सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? असिस्टेंट चारों तरफ देखता है कि नहीं तो बॉस, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपको शायद इल्यूजन हो रहा है। ये रैन इग्नोर करता है कि हो सकता है कि ये बस मेरा वहम हो। चिन काफी देर से नील डाउन होकर बैठी होती है और सोच रही थी कि इस ओल्ड मैन को आज क्या हो गया। ये अपने असिस्टेंट को बोल क्यों नहीं रहा कि मुझे उठाकर यहाँ से बाहर फेंके, इतनी देर से बैठी हुई हूँ मैं और मेरे पैर में दर्द हो गया है। इस बार ये रैन श्योर हो जाता है कि ये आवाज चालाक लोमड़ी की है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं इसके इनर थॉट्स को सुन पा रहा हूँ। वो रूडली उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपसे मिलने आई हूँ। आपको पता है कि जब मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी और उसके अंदर चल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी खैर खबर लेने आई हूँ? मैं तो बस ये चेक करने आई हूँ कि तुम्हारा ऊपर का टिकट कब कटेगा। वो गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अभी इसी वक्त वापस घर लौट जाओ, मैं भी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आर यू श्योर कि तुम्हें नहीं लगता कि एक बार और चेकअप कराना चाहिए? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसीलिए बोल रही हूँ। मन में वो सोच रही होती है कि क्या पता इसे कोई बड़ी बीमारी हो और दोबारा चेक करने पर वो सामने आ जाए। ये रैन उसका हाथ झटक कर बोलता है कि मैंने बोला ना कि तुम घर जाओ। तो वो स्माइल करके कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा मत करो। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मेड्स ये रैन से उसकी तबीयत
का पूछती हैं और बताती हैं कि बॉस आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करती हैं। जब उन्हें पता चला कि आप बीमार हो तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जीरन उनसे पूछता है कि क्या सच में। वो अपनी एक्टिंग शुरू करके बोलती है कि हाँ तो और क्या, क्योंकि इस दुनिया में तुम ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और मेड्स बोलती हैं कि जब आप घर पर नहीं थे तो आपकी वाइफ ना कुछ खाती हैं और ना ही सोती हैं, सिर्फ आपके लिए वो प्रे करती रहती हैं। जीरन बोलता है कि ये तो काफी मुश्किल होता होगा ना तुम्हारे लिए। सर्वेंट कहती है कि नहीं बॉस, मैडम को आपके लिए ये सब करके बहुत खुशी मिलती है। जब तक आप मैडम के साथ हो वो आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चिन सोचती है कि आंटी ने तो मेरी सारी लाइन कॉपी पेस्ट मार दी है, अब मैं ये रैन को इम्प्रेस करने के लिए क्या बोलूं। और वो आंटी से बोलती है कि अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर सकती हूँ। और वो कहती है कि हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो दिल में सोचती है कि वो भी जब तक तुम्हारा सारा पैसा मेरे नाम ना हो जाए। ये बोलते हुए वो उसे हक करने लगती है। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो बताओ जब मैं घर पर नहीं होता तो तुम क्या करती हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस अपने पेट के साथ खेलती हूँ। वो पूछता है कि कौन सा पेट, मैंने तुम्हारे पास कोई भी पेट नहीं देखा। फिर वो उसे लॉन में लेकर आती है जहाँ उसने कुछ पिग्स को रखा हुआ था। जीरन हैरान होकर कहता है कि ये तुम्हारे पेट्स हैं, इन्हें हटाओ यहाँ से। वो उसके पैर पकड़कर बोलती है कि नहीं हस्बैंड, ऐसा नहीं कर सकते आप, शाओ प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि अब ये शाओ कौन है। वो कहती है कि मेरा फेवरेट पेट। जीरन बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, इन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट करो। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि नैन हमारे साथ शिफ्ट हो रहा है और अब वो यहीं पर रहेगा। वो पूछती है लेकिन वो तो अब्रॉड में रहता था ना। तो जीरन कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है उसके यहाँ पर रहने से। तो वो स्माइल करके कहती है कि नहीं, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी। और दिल में सोच रही होती है कि ये एक अकेला क्या कम था जो अब इसका नेफ्यू भी यहाँ पर आ रहा है मुझे तंग करने के लिए। फिर सिस्टम उसे बताता है कि ये बच्चा कोई मामूली नहीं है, वही नॉवेल का मेन कैरेक्टर है जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंसी रह जाओगी। इतने में ही ये रैन का नेफ्यू नॉनी आ जाता है हेलमेट पहनकर, और आते ही पूरे घर में शोर मचाने लगता है कि मैं आयरन मैन हूँ। मेड उसे लेकर चिन के पास आती है और बताती है कि आज से ये यहीं पर रहेगा, और नॉनी को बताती है कि ये तुम्हारी आंटी हैं। नॉनी कहता है कि मेरे अंकल कैसे इतनी अगली वुमन से शादी कर सकते हैं। मेड कहती है कि यंग मास्टर, आपको अपनी आंटी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ अगर आपकी आंटी पतली दुबली हैं तो, पर आपके अंकल इन्हें लाइक करते हैं। चिन सोचती है कि आंटी में भी बातें बनाने का कमाल टैलेंट है। वो उन्हें कहती है कि आप नॉनी का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। नॉनी चिल्लाने लगता है कि आंटी कितनी ज्यादा मीन है, वो मुझे अवॉइड करके कैसे जा सकती हैं, उन्होंने तो मेरी टेक केयर करनी है। नॉनी को देखकर समझ आ गया था कि उसे अपनी आंटी जरा भी पसंद नहीं आई। चिन भी अपने रूम में जाकर सोच रही होती है कि इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। तभी चिन को फिर से नॉवेल में सिस्टम से वार्निंग मिलती है कि एक और पर्सन माइग्रेट होकर यहाँ पर आया है और वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। चिन कहती है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि वो पर्सन कौन है। सिस्टम बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें बिवेयर कर दूंगा। नेक्स्ट डे ये रैन नॉनी के लिए एक ट्यूटर हायर करता है और वो ट्यूटर चिन से बात कर रहा होता है कि उसकी स्टडी और टाइमिंग को लेकर, लेकिन वो ट्यूटर चिन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रहा था, यानी कि उसकी इंटेंशन सही नहीं थी चिन को लेकर। तो वो चेक करने वाली होती है, तभी नॉवेल का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि यही वो पर्सन है जो माइग्रेट होकर स्टोरी में आया है और ये स्टोरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तुम्हें इससे दूर रहना होगा। लेकिन मजबूरी में चिन को उससे हाथ मिलाना पड़ता है और वो सोचती है कि मैं किस तरह इसे यहाँ से भगाऊं। चिन मेड को कहती है कि नॉनी को बुलाने के लिए, पर वो उसे इन्फॉर्म करती है कि नॉनी कल से अपने रूम से बाहर नहीं आया। चिन कहती है कि मैं उसे लेकर आती हूँ। मेड टीचर ब्लैक को कहती है कि मैडम बहुत ही अच्छी हैं और वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन यंग मास्टर इम्पोर्टेंस नहीं देते उन्हें, वो बस अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। मिस्टर ब्लैक बोलता है कि आई नो मैडम काफी हार्ड वर्किंग है, डोंट वरी, मैं यहाँ पर चिन का बर्डन कम करने के लिए ही आया हूँ। चिन नॉनी के रूम में जाती है, लेकिन वो उसे नाराज होता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो बोलता है कि गंदी आंटी, आप मेरे रूम से चली जाओ, आपने कल जिस तरह से मुझे ट्रीट किया है मुझे बहुत ही हर्ट हुआ और मैं आपको उसके लिए माफ नहीं करूँगा। पहले आप मुझे इग्नोर करती हो और अब मुझे मनाने आ गई हो, जाओ आप यहाँ से चली जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। चिन बताती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए टीचर को हायर किया है और अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे तो मैं तुम्हारे अंकल को बोलूंगी कि वो जल्दी से घर वापस आ जाएं और तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आएं। ये सुनकर नॉनी काफी खुश हो जाता है कि अगर ये बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं जा रहा हूँ स्टडी करने। और हाँ, ये मत सोचना कि मैंने आपको माफ कर दिया, वो तो मैं अंकल को हर्ट करना नहीं चाहता इसीलिए जा रहा हूँ।
नोनी को पढ़ाने के बाद उसका टीचर चिन के पास आता है और चिन उससे पूछती है कि नोनी की परफॉर्मेंस कैसी है। वो आंसर करता है कि डोंट वरी, वो बच्चा काफी स्मार्ट है। चिन ने आंखों में ड्रॉप डाला होता है और वो रोने की एक्टिंग कर रही थी, जिसको देखकर मिस्टर ब्लैक पूछता है कि मिस आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? चिन कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते और इतने बड़े घर में अकेले रहना आपके लिए पनिशमेंट जैसा है। आपके लिए ये सब कुछ कितना हार्ड होता होगा। ये कहते हुए वो चिन का हाथ पकड़ लेता है कि मुझे आपके लिए बहुत ही सॉरी फील होता है। वो कहती है कि मिस्टर ब्लैक अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मिस्टर ब्लैक इविल स्माइल के साथ कहता है कि सभी वुमेन एक तरह की होती हैं, बस मीठी मीठी बातें करो और वो फंस जाती हैं। बस थोड़ा टाइम की बात है, उसके बाद ची फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी होगी। चिन काफी स्मार्ट होती है और वो छुपकर उसकी बातें सुन रही थी ताकि उसे पता चल जाए कि वो क्या चाहता है। उसके पास उसे मजा चखाने के लिए एक प्लान है। नॉवेल का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा वरना ये तुम्हें अनकॉन्शियस करके कहीं और पहुंचा सकता है। चिन सोचती है कि ये इतना कमीना होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। इतने में ही ये रैंक घर पर आ जाता है और मेड कहती है कि अच्छा हुआ आप घर पर आ गए, अभी तक मैडम ने आपके बिना डिनर भी नहीं किया। चिन सोचती है कि ये मेड कितनी अच्छी है, हमेशा मेरी हेल्प करती है ये रैन के सामने एक क्यूट और इनोसेंट वाइफ होने में। चिन उसके पास जाकर उसे फिर से इमोशनली रो कर दिखाने की कोशिश करती है जैसे उसे बहुत फर्क पड़ रहा हो ये रैन की हेल्प से, और वो अपनी पॉकेट चेक करती है और बोलती है कि मेरे आई ड्रॉप्स कहाँ गए, लगता है कि मुझे खुद से ही रोना होगा। और वो खुद को चुटकी काटती है ताकि उसे थोड़ा रोना आ जाए। ये रैन सोच रहा होता है कि ये वुमन कितनी ज्यादा क्लेवर है। इतने में ही उसका नेफ्यू उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि अंकल आप कब आए, मैं काफी देर से आपके आने का वेट कर रहा था। नोनी के साथ उसका टीचर मिस्टर ब्लैक भी होता है। ये रैन उसे अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। वही चिन सोच रही होती है कि कुछ भी कहो पर ये टीचर काफी हैंडसम है। ट्यूटर सोचता है कि वो डिनर करते हुए चिन के करीब बैठेगा और उसके साथ फ्लर्ट करेगा। इवन वो पूरी इमेजिनेशन भी कर चुका होता है कि कितना मजा आएगा, पर दरअसल उसका ये सपना ही रह जाता है क्योंकि उन लोगों की डिनर टेबल काफी बड़ी थी और सभी लोग डिस्टेंस पर बैठे थे। ये रैन टीचर को घूरकर देखे जा रहा था कि उसकी वाइफ को वो कैसे हैंडसम लग सकता है। वो नोटिस कर लेता है कि ये रैन उसे गुस्से में देख रहा है तो वो कहता है कि लगता है सर को मेरा टीचिंग वे पसंद नहीं आया। वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है मिस्टर ब्लैक। तो वो ये रैन को इम्प्रेस करने के लिए नोनी से कहता है कि डिनर के बाद भी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देकर जाऊंगा। ये रैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये मेरे घर में एक्स्ट्रा क्लासेस देने के बहाने से मेरी वाइफ के क्लोज आना चाहता है और वो डिनर छोड़कर चला जाता है। चिन नोनी से पूछती है कि क्या तुम अपने अंकल को इम्प्रेस करने के लिए पोएम याद कर रहे हो? वो बोलता है कि आंटी आपको कैसे पता चला? वो बोलती है कि मैं तुम्हारे अंकल की पसंद और नापसंद को अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है कि उन्हें क्या पसंद है। वेल तुम्हारे अंकल को पोइट्री नहीं बल्कि के पॉप पसंद है। अगर तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और नोनी वैसा ही करता है, अपने अंकल के सामने ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू कर देता है। नोनी पूछता है कि अंकल आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? ये रैन टीचर की तरफ देखता है कि तुम ये सिखा रहे हो इसे, कल से तुम्हें यहाँ ट्यूशन देने आने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करो, आप मुझे एक और चांस दो। लेकिन ये रैन का असिस्टेंट उसे बोलता है कि जैसा बॉस ने कह दिया बस वैसा ही होगा, तो आप यहाँ से चले जाएं, वरना धक्के देकर आपको निकाला जाएगा। मिस्टर ब्लैक वहाँ से चला जाता है और चिन बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली उसका उससे पीछा छूट गया, पर उसे इतने हैंडसम लड़के के जॉबलेस हो जाने पर दुख भी हो रहा होता है। इतने में ही नोनी उसके सामने आकर चिल्लाने लगता है कि आंटी आपने ये क्या किया? अंकल तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, आप तो झूठी हो। चिन उसे समझाती है कि मैं कल तुम्हारे अंकल से बात करूंगी, फिर तुम देखना कि वो तुम्हें प्यार से ट्रीट करेंगे। नोनी कहता है कि आंटी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे आप अपनी बातों में भुला फुसला सको। मैं जानता हूँ कि अंकल आपको लाइक नहीं करते, तो आपकी बताई हुई टिप्स को मैं फॉलो नहीं करूँगा। चिन कहती है कि किसने बोला कि अंकल मुझे लाइक नहीं करते, वो तो मुझ पर पूरी तरीके से लट्टू हैं। ये बातें ये रैन सुन लेता है और बेचारी चिन की झांड ही हो जाती है। ये रैन नोनी को बोलता है कि मैं 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नोनी झट से उसे हाँ कह देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो चिन के साथ घर पर अकेला रहेगा तो वो उसे अपने जैसा बना देगी, ताकि वो इन फ्यूचर नोनी को अपने डर्टी इंटेंशंस को पूरा करने के लिए यूज कर सके। इसीलिए वो नोनी को अपने साथ ले जाना चाहता है। चिन कहती है कि शुक्र है मेरा फिर से रिलैक्स वाले दिन वापस आ गए, सारा दिन घर पर कॉमिक्स पढ़ूंगी, हैंडसम लड़कों की फोटोज और वीडियोस देखूंगी। लेकिन ये रैन को उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो
उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल रही हो। चिन कहती है लेकिन मैं क्यों? तो वो रिप्लाई देता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ ना, और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए। तो बेचारी चिन की चाल उल्टी ही पड़ जाती है। नेक्स्ट डे वो लोग ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं। तो वो पूछता है कि तुमने उन पिग्स को यहाँ से हटवा दिया क्या? वो कहती है कि दरअसल मुझे कुछ और टाइम चाहिए, वो मेरे बिना कहाँ जाएंगे। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये कितना खड़ूस आदमी है, इसे हमेशा मेरे पेट से प्रॉब्लम रहती है। पहले इसने मेरे रैबिट को फेंकवा दिया और अब मेरे शाओ के पीछे पड़ गया है। ये रैन बोलता है कि मैं तुम्हें 3 रैबिट लाकर दूंगा, बस उस पिग को यहाँ से हटा दो। चिन हैरान होती है कि इसे मेरे मन की बात कैसे पता चल गई, कहीं इसके पास कोई सुपर पावर तो नहीं आ गई। ये रैन अपनी मीटिंग के लिए गया होता है तो चिन और नोनी होटल के रूम में होते हैं। वो टीवी देख रही होती है जहाँ पर एक किलर के बारे में बता रहे थे जो कि घास काटने वाली मशीन से लोगों को काट रहा था। इतने में ही नोनी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि अंकल ने बोला है रूम से बाहर मत जाना, एक सीरियल किलर सिटी में घूम रहा है। चिन कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चलो हम कुछ खाने के लिए बाहर चलते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करने वाली होती है तो नोवेल का सिस्टर उसे बताता है कि मिस्टर ब्लैक भी इसी होटल में है और तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तो वो देखती है कि उसके सामने वाले रूम में ही मिस्टर ब्लैक स्टे कर रहा था। वो कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, लगता है कि हम लोगों की डेस्टिनी एक है। चिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं, वो हमें फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है और उसके पास पैसा भी नहीं है क्योंकि उसके ट्राउजर पर मिट्टी लगी हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो साइकिल चलाकर यहाँ पर आया है और उसने होटल के रूम को बुक करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स को यूज कर लिया और उसके पास अब कोई भी पैसा नहीं बचा। लिफ्ट के पास आकर जब वो लिफ्ट को ओपन करती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि लिफ्ट में एक सीरियल किलर था और उसने लिफ्ट में एक पर्सन को मार डाला था। वो नोनी का हाथ पकड़कर भागने लगती है और जल्दी से अपने रूम में घुस जाती है। वो किलर उन दोनों का पीछा कर रहा था। नोनी की डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। चिन उसकी आंखों पर मास्क पहना देती है कि तुम कबर्ड में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो सीरियल किलर उनके डोर के सामने था। चिन जल्दी से ये रैन को कॉल करने की ट्राई करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था मीटिंग की वजह से। उसको एक आइडिया आता है और वो मिस्टर ब्लैक को कॉल करती है कि तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर किया है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो सीरियल किलर उसके रूम में घुस जाता है और वो किलर चिन के रूम तक पहुँचे उससे पहले ही पुलिस और ये रैन वहाँ पर आ जाते हैं और उस किलर को अरेस्ट कर लेते हैं। चिन उसे हक करके बोलती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि इस लाइफ में मैं तुमसे दोबारा मिल ही नहीं पाऊंगी। उसके पास आई ड्रॉप्स नहीं होते तो वो वहीं पर रोने के लिए फिर से खुद को चुटकी काटती है। ये रैन सोचता है कि मैंने अब से पहले इतनी वाहियात लड़की नहीं देखी, कितनी बुरी एक्टिंग कर रही है, खुद को टॉप हीरोइन समझती है। ये रैन जल्दी से जाकर नोनी को कबर्ड में से बाहर निकालता है और उसे हक करता है। जब वो उसके मास्क को हटाने की कोशिश करता है तो वो बोलता है कि अंकल आंटी ने मुझे बताया है कि वॉरियर अपने मास्क कभी नहीं उतारते। वो चिन को इशारा करता है कि ठीक है तो दूसरी वॉरियर तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर चिन नोनी को समझाती है कि आयरन मैन खतरा टल चुका है, अब तुम अपने नॉर्मल रूप में आ सकते हो। ये रैन उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। चिन जैसी भी लड़की है पर वो नोनी के साथ काफी अच्छी है। वो रात में नोनी को बेड टाइम स्टोरी सुनाने जाती है और बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा होगा इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। वो कहता है कि आंटी मुझे डर नहीं बल्कि आपको लग रहा है, चलो आ ही गई हो तो स्टोरी सुना दो। चिन स्टोरी सुनाना शुरू करती है तो वो कहता है कि बस बस आंटी आपकी स्टोरी बहुत ही बुरी है। चिन उसको सुलाते सुलाते खुद भी सो जाती है और वो नेक्स्ट डे उसका एडमिशन किंडरगार्टन में करवा देती है। उसको ड्रॉप करने के बाद वो सोचती है कि चलो हस्बैंड से मिलने चलती हूँ, लेकिन वहाँ के लोग उसको देखते ही गायब हो जाते हैं और सेक्रेटरी आकर बोलती है कि मैडम आप ऑफिस में नहीं आ सकती क्योंकि बॉस ने साफ मना किया हुआ है कि वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। चिन अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलती है कि मैं उससे मिलने नहीं आई और वहीं पर एक पर्सन बैठा होता है। वो उसकी तरफ इशारा करके बोलती है कि मैं तो इससे मिलने आई हूँ। वहाँ जाकर वो उससे बातें करना शुरू हो जाती है टाइम पास के लिए। ये रैन को पता चलता है कि उसकी वाइफ ऑफिस उससे मिलने के लिए नहीं बल्कि किसी और मैन से मिलने के लिए आई है तो वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। चिन नोनी को स्कूल से पिकअप करके घर आ रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर विवी आई होती है। वो ये रैन के क्लोज आकर बोलती है कि ब्रदर इन लॉ बहुत अच्छे हो आप, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मैं यहाँ पर आपसे जॉब के सिलसिले में बात करने आई हूँ। ये रैन उसे कहता है कि मेरी कंपनी और तुम्हारी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती, लेकिन वो उसके काफी पीछे पड़ जाती है लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं बनती तो वो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि अगर चिन बीच में ना आती तो आज मैं ये रैन की वाइफ होती और वो ये रैन को सेड्यूस करने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ चिन घर पर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देख रही होती है। इतने
में ही मेड भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि नोनी के स्कूल से कॉल आया है, उसे इंजरी हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जिन भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो विवी से टकरा जाती है। विवी हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और जिन उसको इग्नोर करके नोनी के पास भागने लगती है। वो उसके लिए बहुत ही वरिड हो रही थी और पूछती है कि तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है, वो दिखाता है। तो जिन कहती है कि बस इतनी सी चोट के लिए तुम हॉस्पिटल आ गए, नो नीड। तो वो आंटी से बोलता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। वो उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए आइसक्रीम लेने जाती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ये रैन आ चुका है। उसको कॉल करके विवी ने इन्फॉर्म किया था। ये रैन सोचता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई है, मुझसे हर चीज हाइड करने लगी है और विवी नोनी के साथ अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश करती है ताकि उसके जरिए ये रैन के दिल तक पहुँच सके। लेकिन नोनी कहता है कि जरा दूर हटकर बात करो, तुम्हारे मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। चिन ये सुनकर हंसने लगती है और जब वो सर उठाकर ऊपर देखती है तो ये रैन उसके सामने खड़ा था। वो उसके सामने आइसक्रीम करके कहती है कि हस्बैंड आइसक्रीम खाओगे? तो वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आ ही गया हूँ यहाँ पर तो आई टेस्ट करवा लूँ। वो पूछती है कि हस्बैंड आपकी आईज को क्या हुआ? वो बोलता है कि तुम तो जानती हो कि मैं ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करने वाला, तो खुद को बेहतर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चिन सोचती है कि अगर इसकी आंखें खराब हो जाएंगी तो मुझे इसे वॉशरूम लेकर जाना पड़ेगा और प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो लोग लिफ्ट में होते हैं और तभी सडनली लिफ्ट रुक जाती है और ये रैन को चक्कर आने लगते हैं तो वो चिन के ऊपर गिर जाता है। ये रैन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही होती है। चिन सोचती है कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूं? उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे अपने माउथ से ऑक्सीजन देने के लिए किस करने लगती है, लेकिन उसे फिर भी होश नहीं आता। वो उसे स्टोरी सुनाने लगती है कि एक तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट न मिली तो रोने लगी। तो वो उसे कहता है कि चुप हो जाओ, बकवास स्टोरी सुनाना बंद करो। लिफ्ट ओपन हो जाती है तो चिन उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसके होश में आने से पहले अपना मेकअप सेट कर लेती है। वो सोचती है कि जब वो मुझे देखेगा तो मेरे को अच्छा करना चाहिए, थोड़े से डार्क सर्कल कवर कर लेती हूँ और उसके होश में आते ही फिर से एक्टिंग करना शुरू कर देती है। ये रैन सोचता है कि ये लड़की बहुत ही अनोइंग है, पर इस बार इसने मेरी जान बचाई है। चिन डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। वो सोचती है कि ये बेहोश था, हो सकता है कि ये लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ हो वो भूल गया हो। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं। सर्वेंट पूछती है कि बॉस आप कैसे हो? नोनी आप लोगों के आने का वेट कर रहा था, वो अभी तक सोया भी नहीं है। वो बोल रहा है कि उसको आंटी से बेड टाइम स्टोरी सुननी है। ये रैन सोचता है कि इसकी स्टोरीज तो ऐसे लगता है जैसे कानों में बॉम्ब का अटैक हो रहा हो। चिन नोनी के रूम में जाने लगती है और ये रैन सर्वेंट को बोलता है कि आज से मैं गेस्ट रूम में नहीं बल्कि अपने रूम में सोऊंगा। ये सुनकर चिन शॉक्ड हो जाती है एंड कंफर्म करने के लिए पूछती है तो मैं क्या करूंगी? वो कहता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो हम लोग साथ में सोएंगे। चिन इमेजिनेशन करने लगती है कि जैसे वो उसे बोल रहा हो कि बेबी मुझे वेट मत कराना, जल्दी आ जाना। ये रैन शॉवर ले रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ चिन की वाइल्ड इमेजिनेशन चालू हो जाती हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो सोने की एक्टिंग करती है, अपनी आंखें बंद करके बोल रही होती है कि कहाँ रह गई, जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो ये रैन उसके पास होता है कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वो खुद बेड पर फैलकर सो जाता है और हमारी हीरोइन साइड में बैठकर उसे देख रही होती है। कितनी ठंड हो रही है और इस बंदे ने मुझे ब्लैंकेट से बाहर निकाल दिया है। फिर वो फ्लोर पर ही सो जाती है और मन ही मन में उसे गालियाँ दिए जा रही होती है कि एक बार तुम मर जाओ फिर तुम्हारी सारी इनहेरिटेंस मेरी हो जाएगी। गुस्सा होने की बजाय ये रैन उसकी बातों पर हंस रहा होता है। सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो बेड पर कैसे आ गई। मैं तो नीचे फ्लोर पर सो रही थी, लगता है कि मैं रात को सोते हुए क्यूट लग रही थी, इसीलिए उसने मुझे ऊपर कर लिया होगा। चिन ये रैन के पास आती है और वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो सोचती है कि मैं अब प्यार से बात करूंगी। इतने में ही सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है कमर पकड़ के कि मैडम अब से आप नीचे फ्लोर पर मत सोना, पता है कि मैंने कितनी मुश्किलों से आपको ऊपर लेटाया था, मेरी तो पूरी कमर ही टूट गई। चिन आंटी को कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर मन में सोचती है कि मुझे तो लगा कि इस कमीने ने मेरी हेल्प की होगी। ब्रेकफास्ट के बाद वो आराम से अपने फेवरेट नॉवेल्स पढ़ने लगती है जिसमें हैंडसम बॉयज की पिक्चर भी होती है। वो छुप छुप कर उसे पढ़ रही होती है। इतने में ही ये रैन उसके पास आता है और उसके साथ दो लड़कियां होती हैं जिनके पास ज्वेलरी और ब्रांडेड क्लोथ्स लेकर आती हैं। वो चिन पूछती है कि ये किस लिए, तो वो उसे बताता है कि मेरी कंपनी में एक इवेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। चिन पार्टी के लिए तैयार हो जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। ये रैन भी रेडी होकर आता है और वो चिन को देखता ही रह जाता है और अपने
अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ मांगता है। इसके बाद वो दोनों कंपनी पहुंचते हैं। वहाँ पर मीडिया पर कंपनी का स्टाफ उनका वेलकम कर रहा होता है। उसी बीच में एक लड़की आकर ये रैन के ऊपर एसिड डालने की कोशिश करती है, तो जिन आगे आकर उसे कवर करती है, लेकिन ये रैन का असिस्टेंट अम्ब्रेला से उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। और वो सोचती है कि मैंने तो पहली बार नोटिस किया कि असिस्टेंट कितना हैंडसम और इंटेलिजेंट है। ये रैन उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा। वो बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ किसी और वुमन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये रैन उसे जेल भिजवा देता है और अपने असिस्टेंट की सैलरी डबल कर देता है और वहाँ पर सभी को वार्न करता है कि ये मेरी वाइफ है, अगर किसी ने भी इसे बुली किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मैंने सही सुना कि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया। लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद ये अपना दिमाग हॉस्पिटल में ही छोड़ आया है, तभी मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। कहीं उसे लिफ्ट वाली बात याद तो नहीं आ गई। वो उसे पूछती है कि तुम्हें याद है कि उस दिन तुम हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे, उसके बाद कुछ हुआ था? तो वो झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैसे क्या हुआ था तुम बताओ। वो घबराते हुए कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक्चुअली में उसे मजा आ रहा था चिन को टीज करके। बहुत रात हो गई है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। वो स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम ये रैन को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। असिस्टेंट उसे बताता है कि पता चल गया है कि उस दिन एसिड फेंकने वाली लड़की कौन थी। वो आपके कॉलेज में आपकी जूनियर थी और उसका कनेक्शन आपकी वाइफ की सिस्टर के साथ है। मुझे आपको एक चीज और बतानी है कि आपकी वाइफ काफी सारे छोटे फार्मर से मिलकर उनकी टीम बना रही है और वो उसकी लीडर है। ये रैन सोचता है कि चिन काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और वो विवी को अपने ऑफिस बुलाता है। विवी स्टाइल मारते हुए कहती है कि आपने मुझे बुलाया, तो वो उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी कंपनी काफी बड़े लॉस से गुजर रही है और तुम काफी फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो गई हो, तो मैं तुम्हें 1 मिलियन ऑफर करता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और पूछती है कि मैं आपकी काइंडनेस को किस तरह रीपे करूँ। वो बोलता है कि इसके बदले तुम्हें कुछ सेल करना होगा। वो तो इसका मतलब कुछ और ही समझने लगती है और अपनी टॉप को खोलने लगती है। इतने में ही 2 लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। विवी पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये लोग मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हैं। वो बोलता है कि विलेज में, वहाँ जाकर तुम्हें जिनसन सेल करना है। और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अभी जाकर उसे ट्रेन में बिठा कर आओ। और वो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है, ध्यान रखना कि ये मेरे ऑफिस के आसपास भी ना आए। फिर वो चिन का सोचकर मुस्कुराने लगता है। चिन जब घर आती है तो सर्वेंट उसे बताती है कि बॉस आपका काफी देर से इंतजार कर रही हैं। वो सोचती है कि इस खड़ूस को क्या हो गया, ये मेरा वेट क्यों कर रहा है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसके दिए हुए पैसों से सिंगिंग शो देखने जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का एंकर बहुत ही हैंडसम है। ये रैन सोच रहा था कि अभी तो मैंने ऑफिस से फार्मर के बारे में भी नहीं पूछा और ये मेरे पैसे ऑलरेडी फालतू की चीजों में लगा रही है। चिन ये रैन के पास बैठती है और पूछती है कि हस्बैंड क्या हुआ, आप मेरा वेट क्यों कर रहे थे। वो पूछता है कि तुम फार्मर के साथ मिलकर कौन से यूनियन बना रही हो। वो उसे बताती है और सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। ये रैन कहता है कि इसके अलावा ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे हाइड कर रही हो। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे क्यों हाइड करूंगी। तो वो उसे बोलता है कि ठीक है, बहुत रात हो गई है, चलो अपने रूम में जाओ। चिन सोचती है कि शुक्र है बच गई, अगर इसे मेरे हैंडसम एंकर के बारे में पता चल जाता तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाता। नीचे फ्लोर पर वो सोने लगती है तो वो उसे कहता है कि फ्लोर बहुत ही ठंडा होगा, तुम बेड पर ही सो जाओ। जब वो सोने लगती है तो वो बोलती है कि अरे तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि मुझे और कहाँ सोना चाहिए, ये मेरा रूम है। वो बोलती है लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हें अकेला सोना पसंद है। तो वो स्माइल करते हुए बोलता है कि हम लोग मैरिड हैं और मुझे आदत पड़ जाएगी। वो सोचती है कि मैं तो बहुत ही बुरी तरह सोती हूँ, पर मेरी कोई गलती नहीं है, ये खुद ही मुझे अपने साथ सुला रहा है। अब जो भी होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होगी। चिन सोते हुए बार बार ये रैन के ऊपर पैर रख देती है और वो उसे ठीक करता है, तो वो दोबारा पैर रख देती है। तो ये रैन उसको ठीक कर रहा होता है, तभी चिन नींद में उसे पकड़कर किस कर लेती है और वो बोलती है कि ये एंकर कितना हैंडसम है। और नेक्स्ट डे जब वो ब्रेकफास्ट करने जाती है तो सोचती है कि कल रात मुझे कितनी अच्छी नींद आई, मेरे सपनों में एक हैंडसम एंकर भी आया। सर्वेंट चिन से पूछती है कि मैडम कल रात आपके बॉस के बीच में कुछ बात हुई थी। तो वो बोलती है कि नहीं, कल तो मैं बहुत ही आराम से सोई थी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सर्वेंट बताती है कि जब बॉस रूम से बाहर निकले तो उनका पूरा फेस रेड हो रखा था, मुझे लगता है कि उनकी तबीयत खराब है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली अब वो टाइम आ रहा है जब सब कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसके ऑफिस जाकर केयर करनी होगी। और वो भागते हुए ऑफिस पहुंच जाती है। रिसेप्शन पर जाकर वो बोलती है कि क्या मैं अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यस मैडम, हमारी इतनी मजाल कहाँ जो हम आपको रोकें बॉस से मिलने
निकलने के लिए। बॉस ने ऑर्डर दिया है जब भी मेरी वाइफ आए तो डायरेक्ट उसको रूम में भेज दें। चिन दीवार के पीछे से जाकर देख रही होती है तो वो उसे बोलता है कि ऐसे क्या देख रही हो, अंदर आ जाओ। चिन अंदर पहुंचती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, टेलीपैथी से क्या? तो वो कहता है कि नहीं स्टूपिड, मैंने तुम्हें सर्वेलियंस कैमरास में देख लिया था। एंड बाय द वे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चिन कहती है कि सर्वेंट ने मुझे बताया कि मॉर्निंग में तुम्हारा फेस रेड हो रहा था तो मुझे लगा है कि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए आ गई, लेकिन तुम तो मुझे ठीक ठाक लग रहे हो तो मैं चलती हूँ। चलो तुम अपना काम कर लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। ये बोलकर वो वहाँ से खिसकने लगती है तो ये रैन उसे रोकता है और पूछता है कि तुम्हारे फॉर्म बिजनेस का क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास प्रॉपर डिटेल्स और प्लान है तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें 2 मिलियन का प्रोजेक्ट दूंगा। वो पैसे गिनने लगती है और सोचती है कि इतने सारे पैसे, एंड जल्दी से वो हैंडशेक करके कहती है कि हैप्पी कॉर्पोरेशन पार्टनर। अगले दिन सुबह चिन ऑफिस के लिए रेडी होकर आती है पर वो देखती है कि घर में डॉक्टर आया हुआ है तो वो पूछती है कि हस्बैंड क्या हुआ, डॉक्टर क्यों आया है? तो वो उसे बोलता है कि ये हमारा चेकअप करने आया है। चिन पूछती है कि मुझे भी चेकअप कराना है क्या? तो वो उसे हाँ बोलता है। डॉक्टर कहता है कि अगर नहीं कराना चाहती तो रहने दो। वो कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ का भी सारा चेकअप करो। चेकअप हो जाने के बाद डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है कि क्या मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का कोई सोल्यूशन मिला? तो डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हारे केस की स्टडी करने के लिए फॉरेन तक गया हूँ पर मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन पहले तो तुमने सब चीजें गिव अप कर दी थी तो फिर तुम अपना ट्रीटमेंट फिर से क्यों करवाना चाहते हो? जीरन कहता है ताकि मेरी इनहेरिटेंस जल्दी से चिन के पास ना जाए। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो वो चिन के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। डॉक्टर कहता है कि इसका मतलब तुम्हें ये वुमन पसंद आ गई है, लेकिन शाओलिन का क्या होगा? वो बोलता है कि मैंने इन 2 सालों में उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, यानी कि ये रैन की कोई फर्स्ट लवर भी है। अब हमें पता चलता है कि ये रैन का बर्थडे आने वाला है तो सर्वेंट चिन को याद दिलाती है पर वो कहती है कि आपको बॉस के लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। चिन सोचती है कि वो ऑलरेडी इतना रिच है तो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की कोई भी नीड नहीं है। उसके लिए स्वीट सा एक गिफ्ट लेकर आती हूँ और साथ में सभी मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो एक छोटी सी डॉल होती है जिसके ऊपर चिन ने ये रैन की फोटो को चिपकाया होता है। वो कहती है कि ये गिफ्ट मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है, क्या तुम्हें पसंद आया? नोनी कहता है कि इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई छोटा बच्चा भी बना सकता है, आखिर ये आपने क्या बनाया है अंकल के लिए? पर ये रैन को वो बहुत ही पसंद आ जाता है और वो छोटी सी डॉल को अपने पास रख लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके अंदर कुछ ट्रैकर लगा हुआ है और कुछ लोग उसके थ्रू उस पर नजर रख रहे थे। जब वो अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसे डॉल को हाथ में लेकर देखता है पर वो सोच रहा था कि चिन क्यूट भी तो हो सकती है और वो उसके हैप्पी फेस को इमेजिन कर रहा था। तभी टायर के नीचे कील आ जाती है जिसकी वजह से टायर फट जाता है। ये रैन और असिस्टेंट जब कार से बाहर आते हैं तो कुछ गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन असिस्टेंट और ये रैन उन लोगों से फाइट करते हैं एंड देन इस डॉल में एक ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। अगले सीन में हम ये रैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन करने आती है। ये रैन उसको बोलता है कि आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। पुलिस वाले चिन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि ये रैन की कार का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। चिन को लगता है कि इसका मतलब वो जाने वाला है और उसकी इनहेरिटेंस मेरी हो जाएगी, पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? इवन वो सच में ये रैन की फिक्र कर रही होती है और वो भागते दौड़ते हॉस्पिटल आती है और वो उसको देखती है कि लकीली उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। असिस्टेंट बताता है कि बॉम्ब की वजह से कार डैमेज हो गई है और वो एक्सप्लोजन डोल की वजह से हुआ था। चिन सच में ये रैन की केयर करती है और उसके इनर थॉट्स को वो सुन पा रहा था तो उसे हक कर लेता है। चिन फिर सोचती है कि आज इसे हो क्या गया है, लगता है कि ये सच में पागल होता जा रहा है। मुझे इसको हक करके ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है। ये रैन उसे कहता है कि चलो घर चलते हैं। घर आने के बाद वो उससे पूछता है कि वो डॉल कहाँ से लेकर आई थी तो वो बताती है कि पास वाली स्ट्रीट मार्केट से, और उसके मन में चल रहा था कि कहीं इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि उस डॉल के अंदर बॉम्ब मैंने रखा हो। ये रैन उसकी बातों को समझता है और बोलता है कि नहीं, वो बहुत ही क्यूट सी डॉल थी, मैं बस पूछ रहा था कि तुम्हारी चॉइस बहुत ही प्यारी है। उसके मुंह से मीठी मीठी बातें सुनकर चिन को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बॉम्ब एक्सप्लोजन का सुनकर ये रैन के पेरेंट्स
पेरेंट्स अब्रॉड से वापस आ जाते हैं और वो चिन को बोलते हैं कि इवल वुमन, तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो, ये जो अटैक हुआ है इसमें भी तुम्हारा ही हाथ होगा। चिन कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मॉम कहती है कि ज्यादा इनोसेंट मत बनो, हम जानते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने क्या किया, तुम्हारी फैमिली कितनी मीन है। चिन अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश करती है कि मेरी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं है और न ही मैं उनकी तरह हूँ, पर डैड उसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी ये रैन हाथ को रोक लेता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरे होते हुए कोई भी इसे हर्ट नहीं कर सकता, इवन आप लोग भी नहीं। उसके बाद चिन अपने काम से बाहर जाने लगती है। तब ये रैन उसे बोलता है कि थोड़ा संभल कर रहना, तो वो कहती है कि मैं तो एक साइड कैरेक्टर हूँ, तो मुझे कौन तंग करेगा। अगले ही पल हम उसको रस्सियों में बंधा हुआ देखते हैं और वो खुद से कहती है कि मुझे इतना एडवांस में बोलने की क्या जरूरत थी, हर बार जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो मुसीबत में फंस जाती हूँ। उसके साथ नोनी भी होता है। वो पर्सन नाइफ लेकर उन लोगों के सामने आता है और उन्हें डराता है। चिन उसे पहचान जाती है कि तुम वही पर्सन हो जिससे मैंने डॉल को बाय किया था। वो कहता है कि हाँ, तूने बिल्कुल सही सोचा। तो वो कहती है कि इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझे वो डॉल दी थी। जिसके बाद वहाँ पर पिलर उस पर्सन के ऊपर गिर जाता है। जैसे तैसे करके वो अपना हाथ खोलती है, लेकिन तब तक वहाँ पर नोनी बेहोश हो गया था और वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर उसे होश ही नहीं आ रहा होता। ये रैन भागते हुए वहाँ पर आता है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, तो वो गुंडा होश में आ जाता है और वो ये रैन के स्टमक पर नाइफ से स्टैब कर देता है, जिसके बाद उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है चिन। डॉक्टर कहता है कि अभी उसकी सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। वो बहुत ही सैड होती है, तो डॉक्टर बोलता है कि क्या हुआ, तुम शुरू से ही यही चाहती थी ना, तो वो जल्दी से इस दुनिया से चला जाए ताकि तुम उसकी प्रॉपर्टी हड़प सको। चिन कहती है कि आप कुछ भी मत बोलो। डॉक्टर कहता है कि अभी उसकी सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही सैड हो जाती है और फिर सोचती है कि मैं तो शुरू से ही यही चाहती थी कि वो जल्दी से इस दुनिया से चला जाए ताकि मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो मुझे अब बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि चाहे कुछ भी करो लेकिन उसे ठीक कर दो। वो बोलता है कि ये रैन को कुछ सालों पहले स्लो पॉइजन दिया गया था, जो कि उसकी बॉडी को अंदर से खराब कर रहा है। हमारे पास इसका कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन अभी उसे होश आ गया है, तो तुम चाहो तो घर उसे लेकर जा सकती हो, पर उसका ध्यान रखना होगा। घर आने के बाद चिन ये रैन को सोता हुआ देखती है। वो सोचती है कि मुझे इस रूम में नहीं सोना चाहिए और वो गेस्ट रूम में बेडरूम में सोने जा रही होती है। वो उसे कमर से पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और वो सोचती है कि कहीं इसे ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने इसे मारने के लिए डॉल के अंदर बॉम्ब को रखा था और ये मेरा गला दबा देगा। वो हंसते हुए बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बिकॉज आई लाइक यू। वो सोचती है कि इसे मेरी बातें कैसे पता चली। वो पूछती है कि क्या तुम मेरे मन की बात सुन सकते हो, तो वो उसे हाँ कहता है। ये सुनकर तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी थॉट्स को सुन सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम नशे में हो, इसीलिए अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हो, इसीलिए तुम सो जाओ, हम लोग सुबह बात करते हैं। तो वो उसे पकड़कर बोलता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो क्लियरली मना कर दो, पर मैं बिल्कुल सोबर हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक माउंटेन पर जा रहे होते हैं, तो वो उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर शाओलिन नाम की एक लड़की ने गुंडों से बचाकर मेरी हेल्प की थी और मैं तब से उसे ढूंढ रहा हूँ थैंक यू बोलने के लिए। और वो उसे छेड़ने लगती है कि क्या वो तुम्हारी मून लाइट है। ये रैन कहता है कि नहीं, हालांकि मैं उसे ढूंढ रहा था ताकि उसकी काइंडनेस को रीपे कर सकूं, पर अब मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे बाहर आ जाते हैं और वो उन पर अटैक करने वाले होते हैं। तो चिन को नॉवेल का सिस्टम बताता है कि इन गुंडों के पास बॉम्ब है। चिन ये रैन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही होती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जहाँ पर वो एक फ्लैशबैक मेमोरी में पहुँच जाती है। तो उसे पता चलता है कि बचपन में जिस लड़की ने उसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। अगले ही मोमेंट उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। चिन बेहोश होती है और ये रैन उसका हाथ पकड़कर बैठा होता है। सडनली उसकी आंखें खुलती हैं, तो ये रैन उसे सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई थी, पर वो उसे पकड़कर किस कर लेती है और बताती है कि मैं ही वो शाओलिन हूँ। दूसरी तरफ गुंडों को पुलिस पकड़ लेती है और ये रैन की टॉक्सिन का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है और इसी के साथ ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।